दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कहानी देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है और लगे हाथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पता चले। राज अपनी पत्नी सुमन और बेटी निक्की के साथ अपने पुराने घर में बहुत दिनों बाद लौट कर आया था, जहाँ राज जाना नहीं चाहता था। राज की पत्नी घर को देखकर बोली, इतना अच्छा घर है और आप इसमें आने को तैयार नहीं थे। पता नहीं आपको क्या हो रहा था। देखो, मैं किसी खास वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ के लोग और माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को इस घर से दूर रखा। तुम भी ना जाने कैसी कैसी बातों में लग जाते हो भला। जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारा बुरा कौन करेगा। खैर, वो सब छोड़ो, मैं घर की साफ सफाई करती हूँ, तब तक तुम सामान को जाकर रख दो। राज सामान को बाहर से लेने चला जाता है। सुमन घर की सफाई करने चली जाती है। वहीं निक्की खेलते खेलते एक कमरे में चली जाती है और तभी उसके चीखने की आवाज आती है। आह! राज और सुमन डर जाते हैं। सुमन दौड़ती हुई कमरे की तरफ जाती है। क्या हुआ निक्की, क्यों चिल्ला रही हो? निक्की, क्या हुआ, क्या हुआ? ये कहते हुए राज घर की तरफ भागता है। अंदर जाकर देखता है निक्की बेहोश पड़ी थी। राज निक्की को गोद में उठाता है। सुमन, क्या हुआ इसको? क्या हुआ मेरी बच्ची को? पता नहीं जी, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। राज और सुमन निक्की को लेकर बाहर निकले थे। तभी निक्की की आंखें खुल जाती है। मम्मी, वहाँ पर कुछ था। कहाँ कुछ था बेटा? हमें तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया। मम्मी, वहाँ पर मैंने एक औरत को देखा था। नहीं बच्चे, वहाँ कोई भी नहीं था। निक्की, क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। दोनों उसे घर में वापस लेकर आ जाते हैं। सुमन पर्दे हटा रही थी, तभी वो देखती है पर्दे के पीछे एक तस्वीर रखी थी, जो एक औरत की तस्वीर थी, जो बहुत ही सुंदर थी। राज, ये किसकी फोटो है और यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, मम्मी पापा ने रखी होगी। पता नहीं किसकी फोटो है। जिसकी भी फोटो हो, अच्छी लग रही है। मैं उसको दीवार पर लगा देती हूँ। इसके पीछे का बैकग्राउंड तो देखो, कितना अच्छा लग रहा है। सुमन उस तस्वीर को लगा देती है। रात में सब सोए हुए होते हैं। तभी उस तस्वीर की गर्दन घूमती है और राज की तरफ घूम जाती है। राज सो रहा होता है। तभी राज के कानों में आवाज आती है, राज डर जाता है और तुरंत उठकर मन में सोचता है, जो मैं नहीं चाहता था वही ना हो जाए। और डरता हुआ फिर सो जाता है। सुबह उठकर सुमन और राज देखते हैं बिस्तर पर निक्की नहीं थी। निक्की कहाँ चली गई? पता नहीं इसका भी क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। आजकल कुछ बदली बदली सी लग रही है। निक्की कहाँ हो तुम? निक्की, निक्की कहाँ हो तुम? ये कहते हुए वो इधर उधर दौड़ने लगी। तभी बेसमेंट में से आवाज आई, मम्मी, मैं यहाँ पर हूँ। सुमन बेसमेंट में जाकर देखती है निक्की जमीन पर बैठी थी और खुद से बातें कर रही थी। अब हम कल खेलेंगे। निक्की, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, वो भी अकेली? मम्मी, मैं यहाँ पर अकेली नहीं थी, मेरी दोस्त यहाँ पर मेरे साथ थी। कौन? तुम्हारी कौन दोस्त बन गई? और मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी, अभी यही थी। लेकिन बेटा, यहाँ पर कोई नहीं था। सुमन निक्की को लेकर राज के पास जाती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, ये लड़की अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मैंने इसलिए पहले ही मना किया था। वैसे मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम खाना बना लो, मैं आकर खाना खा लूंगा। राज वहाँ से चला जाता है। तभी निक्की अपने बिखरे बालों के साथ उल्टे पैर करके दीवारों पर उल्टा चलती है। ये देखकर सुमन डर जाती है और डर कर बेहोश हो जाती है। निक्की उसके ऊपर पानी छिड़कती है। तभी सुमन को होश आ जाता है। मम्मी, आप ठीक हो? बेटा,
तुम ठीक हो? शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। काफी थक गई थी ना, शायद इसलिए। थोड़ी देर बाद सुमन रसोई में काम कर रही थी। निक्की बेड पर बैठी थी। उसके पीछे की तस्वीर से हाथ निकलते हैं जो निक्की की गर्दन तक पहुंच जाते हैं। वो निक्की को गर्दन से पकड़कर उठाती है। निक्की डर से चिल्लाती है, मम्मी! सुमन काम छोड़कर कमरे की तरफ दौड़ती है और निक्की लटकी हुई थी। ये सब देखकर सुमन बुरी तरह से डर जाती है और निक्की को अपने हाथों से पकड़ लेती है। उसके हाथों में आकर निक्की बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में राज वहाँ पर आ जाते हैं। सुमन रोते हुए उससे बोलती है, राज, मैंने जो यहाँ पर देखा, शायद तुम उसका विश्वास नहीं करोगे। मैंने देखा कि निक्की हवा में लटकी हुई थी और वो चिल्ला रही थी। बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। पापा, मैं यहाँ पर खेल रही थी, फिर थककर बेड पर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी गर्दन को पकड़ा और मुझे हवा में उठा लिया। मैं बहुत डर गई थी पापा। पापा, यहाँ से चलो। निक्की कहते हुए रोने लगती है। राज, तुम यहाँ किसी पंडित को जानते हो क्या? हमें इस घर को उन्हें दिखाना चाहिए। कहीं कोई आत्मा तो नहीं है? इस घर में कोई तो दिक्कत है। यहाँ पर सिर्फ फादर ही होंगे। मैं चर्च जाता हूँ और उसे बुला कर लाता हूँ। राज चर्च के फादर को लेकर आते हैं। फादर घर में घुसते ही बोलता है, यहाँ पर तो मुझे किसी बुरी आत्मा का साया प्रतीत होता है। तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ। फादर नीचे जमीन की तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन अब जाने का कोई फायदा नहीं होगा। साया इस लड़की पर कब्जा कर चुका है और इसे अपने साथ ही लेकर जाएगा। ये सुनकर सुमन रोने लगती है और फादर के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, फादर, मेरी बेटी को बचा लो। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तब फादर कुछ सोचते हुए बोलते हैं, मैं अभी कुछ देर बाद आता हूँ। फादर चर्च से पानी और गॉड के सिंबल को लेकर आते हैं। तभी फादर की नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर जाती है। वो उसे ध्यान से देख रहे थे। तभी सुमन कहती है, क्या देख रहे हैं फादर? ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? ये तस्वीर तो मुझे पर्दे के पीछे मिली थी। क्या हुआ? तुम नहीं समझोगी। फादर फिर पूरे घर और तस्वीर के ऊपर चर्च का पानी डालते हैं। चर्च का पानी डालते ही निक्की की आंखें रेड हो जाती है और वो बहुत लंबी लंबी सांसें भरती है। तभी वो एक औरत की आवाज में बोली, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। जैसे मैं तरफ तरफ कर मरी थी, ऐसे ही मैं सबको मार दूंगी। मैं तुझे कुछ भी नहीं करने दूंगा। तू इस बच्ची के शरीर को छोड़कर यहाँ से चली जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फादर निक्की के माथे पर गॉड के निशान को रखता है। वो चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और ये कहते हुए निक्की के शरीर से एक काली रोशनी निकलती है और तस्वीर में जाकर समा जाती है। फादर कुछ मंत्र पढ़ता है और एक ताबीज से उस तस्वीर को बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है और राज से कहता है, अब ये मेरे कब्जे में है। ये तुमको परेशान नहीं करेगी। फादर तस्वीर को एक जंगल में लेकर चला जाता है और कहता है, शैतानी आत्मा, अब तू इस दुनिया की नगरी से दूर जंगल में रहेगी। और उस तस्वीर को जंगल में फेंक देता है। वहाँ पर काम कर रहा एक लड़का कुछ देर बाद उसी तस्वीर के पास आता है और देखता है, अरे ये इतनी प्यारी तस्वीर यहाँ किसने डाल दी? ये औरत कितनी मासूम सी लग रही है। मैं इस तस्वीर को अपने घर ले जाकर लगा लेता हूँ। वो लड़का उस तस्वीर को उठाकर घर ले जाता है और तस्वीर को घर में लगा देता है। वो रात में सोया हुआ था। तभी उसे आवाज आती है, तू मुझे यहाँ उठा लाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तस्वीर में बनी लड़की की आंखें खुल जाती है। तभी उस लड़की के सामने एक औरत खड़ी थी। लड़का जोर से चीखा और उसकी आंखें बंद हो गई। रहस्य तस्वीर का पार्ट 2। अब तक आपने देखा, रितेश ने तस्वीर में बनी लड़की की आंखों को खुलते हुए देखा
जिसके बाद उसकी चीख निकली और वो बेहोश हो गया। अब आगे। रितेश बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसे होश आता है वो बिना आगे पीछे देखे हुए घर की तरफ दौड़ पड़ता है और डरते डरते घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो हड़बड़ी में दरवाजा बंद करता है तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ रितेश, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ माँ। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। उसके माथे से पसीना बह रहा है। बेटा क्या हुआ, बताना, मुझे तेरी ये हालत देखकर बहुत डर लग रहा है। माँ, मैंने वहाँ पर एक तस्वीर को उठा लिया और उसमें से एक चुड़ैल निकल गई। मैं उससे अब तक डर रहा हूँ। बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? भला आज के जमाने में चुड़ैल कहाँ से आ गई? पता नहीं तू अपने दोस्तों के साथ रहकर क्या क्या सीखता जा रहा है। सब उनका ही सिखाया हुआ है। चल अब तू खाना खा और चुपचाप सो जा। रितेश खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। वह सोया हुआ था। तभी आधी रात में उसके कमरे में किसी के आने की आहट होती है। फर्श पर खून के पंजे बनने लगते हैं। रितेश निडर सोया हुआ था। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, बच्चे तू मुझे वहां छोड़कर आ गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। तूने मुझे आजाद कराया है। ये सुनकर रितेश की आंखें खुल गईं। वो चिल्लाया, कौन है, कौन है, कौन है यहाँ? लेकिन आसपास कोई न था। उसकी नजर फर्श पर जाती है। वहाँ खून के पंजे अभी तक थे। ये देखकर रितेश पूरी तरह डर गया और चिल्लाया, माँ। तभी उसकी मम्मी दौड़ती हुई उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, तू चिल्ला क्यों रहा है? तभी वह फर्श की तरफ इशारा करते हुए बोला, खून, खून। बेटा ये तो क्या कह रहा है, कहाँ है खून? फर्श पर से खून गायब था। मम्मी, यहाँ पर अभी खून था। खून के पैरों के निशान मैंने यहाँ पर अभी देखे थे। आपके आते ही सब गायब हो गए। बेटा पता नहीं तुझे क्या हो गया है, मैं तेरे साथ ही सो जाती हूँ। कल जाकर मंदिर में पंडित जी से बातें करूंगी। रितेश और उसकी माँ दोनों एक बेड पर ही सो जाते हैं। रितेश आराम से सोया हुआ था। उसके पास वही तस्वीर वाली औरत बैठी हुई थी। वो उसे ऐसे ही देखी जा रही थी। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। औरत वहाँ से गायब हो जाती है। रितेश नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और पानी की टैप को खोलता है। पानी की टैप से पानी गिरने की आवाज आती है। उसी के साथ टैप से आवाज निकलती है, रितेश तू मुझे छोड़कर क्यों आया था? मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर रितेश घबरा गया और बाथरूम से बाहर आ गया। क्या हुआ, तू नहाकर नहीं आया? ऐसे ही बाहर आ गया? माँ, मुझे अंदर से भी वही आवाज आई। वो मेरे साथ ही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, तू सुबह सुबह शुरू हो गया। चल तू मेरे साथ चल, अभी चल मेरे साथ। रितेश की माँ उसे लेकर एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक रितेश को अपने सामने बैठा लेता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बाबा मेरा बेटा कल से पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। सुबह तो ये सही सलामत घर से गया था, लेकिन जैसे ही रात में घर लौटा तब से ही बदला बदला सा लग रहा है और काफी डरा हुआ है। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करते हैं और उसकी तरफ फूंक मारते हैं। रितेश पूरा हिल जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। ये देखकर उसकी माँ भी डर जाती है। उसका बेटा अब नॉर्मल नहीं था, वो किसी शैतानी शक्ति की तरह हुंकार भरने लगा। तब तांत्रिक बोला, कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? तब रितेश भारी आवाज में बोला, मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, मैं बस इसकी मदद लेना चाहती हूँ अपने किसी काम के लिए। तू मेरे बीच से हट जा तांत्रिक। नहीं, मैं तुझे इस लड़के को कुछ नहीं करने दूंगा। तुझे ऐसे ही जाना होगा, इसे छोड़कर। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और अगर तू मेरे बीच में आया तो मैं पहले तुझे ही खत्म कर दूंगी। लेकिन तू है कौन और इस लड़के के पास किस मकसद से आई है? मेरा एक मकसद है और मैं कौन हूँ वो जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुझे बताना जरूरी समझती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बहस करे? अभी तुझे बताता हूँ। तांत्रिक गंगा जल का छिड़काव रितेश के ऊपर करता है। रितेश के ऊपर गंगा जल छिड़कते ही
रितेश की स्किन जलने लगती है। ये देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। बाबा, रितेश को क्या हो रहा है? इसके शरीर से धुआं क्यों निकल रहा है बाबा? तू चिंता मत कर पुत्री, तेरे बेटे को कुछ नहीं हो रहा है। रितेश बिलबिलाने लगता है। मुझे छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मुझे कैद नहीं कर सकता। तेरा कोई भी जादू मेरे ऊपर नहीं चलेगा। मैं इस लड़के को छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। तुझे इसे छोड़ना ही होगा। तांत्रिक पास में रखे भभूत को अभिमंत्रित करता है और रितेश के ऊपर उड़ा देता है। रितेश के अंदर से काला साया हवा बनकर उड़ जाता है। रितेश नॉर्मल हो गया और वो अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा शरीर पूरी तरह टूटा टूटा लग रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। तांत्रिक बाबा, क्या अब मेरा बेटा सही हो गया है? क्या वो साया अब इससे दूर चला गया? नहीं बेटा, वो इससे दूर नहीं गई है, वो इसमें फिर प्रवेश कर लेगी। मैं तुम्हें ये ताबीज देता हूँ, ये अपने बेटे को बांध देना, जिससे वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। माँ रितेश के गले में ताबीज बांध देती है और रितेश को लेकर वापस घर आ जाती है। माँ, मुझे क्या हुआ है? तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। माँ रोती हुई बोली, बेटा, तांत्रिक बाबा ने कहा है तेरे ऊपर किसी शैतानी शक्ति का साया हो गया है, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। तू अपने गले से ताबीज को मत निकालना, ठीक है? रितेश पूरा दिन ठीक रहा। फिर रात में जब रितेश सोया हुआ था, उसके कमरे में वो औरत आकर खड़ी हो गई। इस बार वो औरत उसके बेड पर खड़ी थी और अपने पैर को रितेश के एक पैर पर रख दिया। वो रितेश को दिख नहीं रही थी, लेकिन अपने पैर पर कुछ भारी भारी महसूस हो रहा था उसे। उसने अपना पैर हिलाना डुलाना चाहा, लेकिन हिला नहीं पाया। फिर उसने दूसरे पैर को अब ऐसे ही किया जैसे वो किसी को लात मार रहा हो। चुड़ैल ने उसके दूसरे पैर के ऊपर भी अपना पैर रख दिया। रितेश तड़प रहा था, लेकिन वहां से छूट नहीं पा रहा था। रितेश ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी कमरे में आवाज गूंजती है, रितेश, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तेरी मदद लेना चाहती हूँ। तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने गले में पड़ा ताबीज निकाल कर फेंक दे, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी माँ ने ऐसा करने से मुझे मना किया है। रितेश, अगर तू ऐसे नहीं मानेगा तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। तुझे जो करना है कर ले, मैं ताबीज को नहीं खोलूंगा। तभी रितेश का बिस्तर खून में बदल जाता है और रितेश उस खून के बिस्तर के अंदर डूबने लगता है। रितेश चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा था। वो खून के बिस्तर में डूबता ही चला जा रहा था। उसके हाथ पैर छटपटा रहे थे। जब रितेश को लगा कि उसकी सांसें टूट जाएंगी, तब वो अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा करके बहुत तेज चिल्लाया, माँ, माँ। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ आ गई। माँ के कमरे में आते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। रितेश ने उठकर माँ को गले से लगा लिया और बोला, माँ, वो मेरे कमरे में आ चुकी है। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो देखो, पर्दे के पीछे खड़ी है। वो मुझे ही देख रही है। बेटा, वहाँ कुछ भी नहीं है, तू घबरा मत। वहाँ कुछ भी नहीं है बच्चे। माँ, वो सच में मुझे मार डालेगी। करता हुआ रितेश बेहोश होकर बेड पर लेट गया। रहस्य तस्वीर का पार्ट 3। अब तक आपने देखा रितेश बेहोश होकर बेड पर लेट गया। अब आगे। रितेश के बेड पर गिरते ही खिड़कियां खड़खड़ाने लगी, पर्दे इधर उधर हिलने लगे, बल्ब जलने लगा, कभी खुद से बुझने लगा। ये सब देखकर रितेश की माँ चिल्लाई, कौन है तू और क्या चाहती है मेरे बेटे से? यहाँ से चली जा, हमने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अगर तूने अपने बेटे को ऐसे ही ताबीज में जकड़े रखा तो मैं जरूर तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। मैं तेरे बेटे को खत्म कर सकती हूँ। तू क्या चाहती है कि तुझे तेरा बेटा दिखे ही ना? क्या तू अपने बेटे को जिंदा नहीं देखना चाहती? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी।
मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगी, लेकिन बस तुझे उसके गले से ताबीज निकालना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तभी रितेश की आंखें खुल जाती है और वो अपनी माँ का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं खुद ही इसको निकाल कर फेंक देता हूँ। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मेरी माँ को कुछ मत करना। रितेश अपनी माँ का गला छोड़ देता है और अपने गले में पड़ी ताबीज को झटके में तोड़कर फेंक देता है। ताबीज के टूटते ही उसके सामने फिर से वो तस्वीर वाली चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, मैं तुझसे जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। मुझे मेरे मकसद और मेरे मुकाम तक पहुँचा दे। मैं तुझे बाद में मालो माल भी कर दूंगी और तुझे नुकसान भी नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे क्या करना होगा मुझे बताओ, और तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मेरी माँ को कुछ नहीं करोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तेरी माँ को कुछ भी नहीं करूँगी और अपना काम होते ही तुझसे बहुत दूर चली जाऊंगी। रितेश चुड़ैल से बातें करता है और अगले दिन वो राज और उसकी पत्नी के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और डोरबेल बजाता है। उसकी पत्नी बाहर आती है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौन हो आप? मैडम, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मुझे थोड़ा बहुत काम मिल जाए तो आपका बहुत एहसान होगा। अभी तो तुम्हारी ज्यादा उम्र भी नहीं लगती और तुम ज्यादा गरीब भी नहीं लगते। तुम कहाँ काम के चक्कर में पड़ रहे हो? जाकर पढ़ाई पूरी करो। मैडम, मेरे घर में मेरी भूखी माँ पड़ी है और जिम्मेदारी की वजह से मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ। प्लीज काम करने दो ना। जो भी पैसे दोगी मैं रख लूंगा, ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। अरे यार, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो काम पर रख लेते हैं। वैसे भी हमें इस घर की साफ सफाई करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। रितेश वहाँ पर काम में लग जाता है। रात में सब सोए हुए थे। रितेश कमरे में लेटा हुआ था। तभी रितेश को आवाज आती है, रितेश अब उठ जा, बहुत सो लिया, अब तू मेरा काम कर। रितेश नीचे तहखाने में चला जाता है और वहाँ पर खुदाई करने लगता है। घर में हो रही टकटक की आवाज से राज की पत्नी की आंखें खुल जाती है। वो तहखाने की तरफ चलने लगती है। वहां पहुंचकर दरवाजा खोलती है। तभी उसके सामने तस्वीर वाली चुड़ैल खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही पत्नी बहुत तेज चिल्लाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर राज भी दौड़ता हुआ वहां आ जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी बेहोश पत्नी को राज कमरे में ले जाता है और उसे होश में लाता है। तभी उसकी पत्नी फिर से चिल्लाती हुई बोली, वो फिर से आ गई, मैंने उसे फिर से देखा। ये सुनते ही राज पसीना पसीना हो गया। उसे अपना किया हुआ सारा कर्म कांड याद आ रहा था। उधर रितेश को उनके चिल्लाने की आवाज आई तो वो तहखाने में छुप गया। इस बार रितेश ने बिना कुछ आवाज किए वहां पर खुदाई की और एक बॉक्स निकाला, जिस बॉक्स में एक कंकाल पड़ा हुआ था। रितेश ने वो कंकाल उठाया और राज के बेडरूम में ले जाकर रख दिया। जब सुबह दोनों की आंखें खुली तो उसकी पत्नी उसे देखकर चिल्लाई, देखो राज, ये क्या है? राज भी कंकाल देखकर डर गया। गहनों से लदा हुआ कंकाल उसके कमरे में कैसे आया, वो दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तभी कमरे में बहुत तेज हवा चलने लगी, पर्दे उड़ने लगे और खिड़कियां बजने लगी। कमरे का सामान खुद ही इधर उधर भागने लगा। तभी वहां पर प्रकट हुई
वो तस्वीर वाली चुड़ैल का साया और वो बोली, राज, छुपाना है तुझे अपनी पत्नी से? अब तो सब कुछ सच सच बता दे। राज घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए अपनी पत्नी से बोला, मुझे माफ कर देना, ये मेरी प्रेमिका थी जिसे मैं अपने पुश्तैनी घर में ले आया था। हम यहाँ एक साथ खुश रहते थे। मैं इससे शादी भी करना चाहता था, पर मेरे घर वाले नहीं माने, तो मैंने उनकी बात सुन ली और इसे छोड़कर तुमसे सगाई कर ली। पर फिर इसने मुझे शादी के लिए जोर दिया। फिर हम दोनों यहीं मिले और बहस होने लगी और हाथापाई में इसका सर दीवार पर जा लगा और इसकी मौत हो गई। मैंने डरते हुए इसे यही नीचे वाले तहखाने में दफन कर दिया। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था और आज ये मुझसे बदला लेने के लिए दोबारा आई है। प्लीज इसे छोड़ दो। मेरी एक बच्ची है, बिना बाप के वो कैसे पलेगी? तुम्हारे साथ जो हुआ वो हादसा था। प्लीज हमें माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपना बदला लेना ही होगा। और वो अपना हाथ लंबा करके राज को पकड़ लेती है, उसको आसमान में उठा लेती है। राज तड़पने लगता है और राज का शरीर खुद ही जलने लगता है। देखते ही देखते राज कंकाल में बदल जाता है और वो कंकाल को वहीं पर फेंक देती है। जिस तरह से तूने मुझे तड़पता हुआ छोड़ा था, मैंने उसी तरह तुझे तड़पा कर मारा है। अब मैं मुक्त हो जाऊंगी। धन्यवाद रितेश, मेरी मदद करने के लिए। तुमने जहाँ से कंकाल निकाला है, ठीक उसी के नीचे बहुत सारा सोना और चांदी भी दबा हुआ है, जो राज के पूर्वजों का है। वो तू रख ले। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा काम हो गया। अब तुम आजाद हो। तुम अपनी माँ के पास जा सकते हो। तस्वीर वाली चुड़ैल तस्वीर में वापस समा जाती है। रितेश राज की पत्नी से कहता है, कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम चाहो तो सोना चांदी रख सकती हो। मैं सोने चांदी का क्या करूंगी? कैसे अकेले अपनी बेटी की परवरिश करूंगी? इतना कहकर राज की पत्नी रोने लगती है। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे बच्चों को पिता का प्यार दूंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। रितेश राज की पत्नी और बच्ची को अपना लेता है। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल कभी भी उस तस्वीर से बाहर नहीं आई। रितेश अपनी माँ, पत्नी और बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।